हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर के बारे में, जो कि हम लोग CRF इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, CRF, ठीक है, क्रोनिक रीनल फेलियर। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन की इसके बात करें कि CRF को कैसे डिफाइन करते हैं। तो CRF इज़ बेसिकली डिफाइंड एज ए इरिवर्सिबल डिटोरिएशन ऑफ रीनल फंक्शन। यहाँ पे क्या होता है, इरिवर्सिबल डिटोरिएशन, रिवर्स नहीं किया जा सकता, ऐसा डिटोरिएशन हो जाए, इरिवर्सिबल डिटोरिएशन ऑफ द रीनल फंक्शन ओवर 3 मंथ्स। ये 3 मंथ के लिए, ओवर 3 मंथ्स के लिए इरिवर्सिबल रीनल फंक्शन डिटोरिएशन हो जाए विथ GFR लेस देन 60 ml पर मिनट या लेस देन 1.75 मीटर स्क्वायर ऑफ प्रोटीनूरिया। तो क्या होता है कि इरिवर्सिबल CRF इज डिफाइंड एज इरिवर्सिबल डिटोरिएशन ऑफ रीनल फंक्शन विथ ओवर 3 मंथ्स। मतलब कि क्या होता है, ये कैसे डिफाइन करते हैं, इरिवर्सिबल डिटोरिएशन ऑफ रीनल फंक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ ओवर 3 मंथ्स with GFR less than 60 ml per minute per 1.75 मीटर स्क्वायर ऑफ प्रोटीनूरिया। ये याद रखना है, लेस देन GFR लेस देन 60 पर मिनट पर 1.75 या 73 मीटर स्क्वायर ऑफ प्रोटीनूरिया। ठीक, ये चीज़ याद रखनी है। कॉजेज़ की क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेज़ में बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर के प्रेसिपिटेट होने के, जैसे कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकता है बंदे को, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम जो भी, इस्चेमिक नेफ्रोपैथी के कारण से भी ये बंदा प्रेसिपिटेट कर सकता है क्रोनिक रीनल फेलियर को। ADP ठीक है ना, उसमें भी ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के भी केसेस जो है क्रोनिक रीनल फेलियर में जा सकते हैं। क्रोनिक ट्यूबुलो-इंटरस्टिशियल डिसऑर्डर और सीलियोपैथीज़, ठीक है, कुछ सीलियोपैथी हो गया या क्रोनिक ट्यूबुलो-इंटरस्टिशियल डिसऑर्डर हो गया, सीलियोपैथीज़ हो गया, उसके कारण से भी ये क्या कर सकता है, ये क्रोनिक रीनल फेलियर में जा सकता है, राइट। मल्टीपल माइलोमा के केसेस में भी ये क्रोनिक रीनल फेलियर। तो क्या क्या मैंने बताया, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है ना, इस्चेमिक नेफ्रोपैथी हो गया, और क्या क्या हो गया, ADPKD हो गया, क्रोनिक ट्यूबुलो-इंटरस्टिशियल डिसऑर्डर और सीलियोपैथीज हो गया, मल्टीपल माइलोमा हो गया। नेक्स्ट हो सकता है एल्पोर्ट सिंड्रोम हो जाए, या एमाइलोइडोसिस या बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। एमाइलोइडोसिस हो सकता है, एल्पोर्ट सिंड्रोम हो सकता है, बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, राइट। अब इसकी ग्रेडिंग मैंने 2 तरह से करते हैं, इसको क्रिटिको क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग क्लासीफाई करते हैं, लेकिन ग्रेडिंग में आसान करने के लिए आपको थोड़ा सा 2 अलग पार्ट में समझा दे रहा हूँ। तो एक तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के अकॉर्डिंग है, तो G1, G2, G3, G4, G5 के अकॉर्डिंग में, और एक स्पॉट यूरिन सैंपल लेते हैं जिसमें हम लोग यूरिन एल्ब्यूमिन अपॉन यूरिन क्रिएटिनिन का हम लोग रेशियो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना, मतलब रेशियो ऑफ यूरिन एल्ब्यूमिन, कितना यूरिन है, अपॉन रेशियो यूरिन क्रिएटिनिन हम लोग देखते हैं। तो G1 में अभी GFR जो है 90 ml पर मिनट के, मतलब कि नॉर्मली है, मतलब 90 ml पर मिनट अपॉन 1.73 मीटर स्क्वायर के हिसाब से GFR अपना चल रहा है। G2 में क्या है, 60 to 89 हुआ अभी, ठीक है ना, 60 to 89 गया मिलीलीटर पर मिनट, 1.73 मीटर स्क्वायर हाइपरटेंशन अभी डेवलप हो गया। G3 में क्या है, अभी 60 ml से कम है, तो G3 से अपना जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्रोनिक रीनल फेलियर है वो आने लगेगा, मतलब 30 to 59 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 30 to 59 शुरू हो जाएगा, 30 का डिफरेंस मान लें, ठीक। G4 में बस वही 15 का डिफरेंस रहता है, वही मतलब कि 15 से 29 मिलीलीटर पर मिनट प्लस 1.73 मीटर स्क्वायर, उसमें क्या होगा, हाइपरकैलेमिया एसिडोसिस। तो बेसिकली अगर G2 स्टेज में है तो अभी हाइपरटेंशन डेवलप हुआ, अभी G3 स्टेज में है, हाइपरटेंशन के बाद एनीमिया आया, एनीमिया के बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस आया, ठीक है, और हाइपरकैलेमिया आया, ठीक है, एसिडोसिस आया, हाइपरकैलेमिया आ गया, ठीक है, G4 में जाते जाते, और G5 में आ गया यूरेमिया, मतलब लेस देन 15 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा G1 to G5, फिर से बोलो मेरे साथ, मोर देन 90 मिलीलीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर, अभी वो नहीं बोलूँगा, मोर देन 90 खाली नंबर्स बोलूँगा, ठीक है। G2 में कितना है, 60 to 89 हो सकता है, और इसमें क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है, राइट। G3 में क्या है, 60 to 89 था, अभी 30 to 59 होगा, ठीक है ना, 30 to 59 हाइपरटेंशन हो गया, अनीमिया आएगा। अब G3 हो गया। G4 में क्या होगा, G4 में तुम्हारा 15 से लेके 29 तक होगा, और क्या होगा यहाँ पे तुम्हारा मतलब कि 15 से लेके 29 होगा, ठीक है, और क्या होगा तुम्हारा, हाइपरकैलेमिया एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर 30 to 59 वाले में क्या था, एनीमिया हो सकता है, ठीक है। G5 में लेस देन 15 है, तो लेस देन 15 अगर जाएगा तो यूरेमिया हो गया, ठीक है। स्पॉट यूरिन सैंपल की मैं बात करूँ, रेशियो यूरिन एल्ब्यूमिन टू यूरिन क्रिएटिनिन, तो अभी मैंने बताया था कि जो लेस देन 30 मिलीग्राम पर ग्राम होना चाहिए, जो है तुम्हारा प्रोटीन जो है A1 की क्लास में आएगा। अभी माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया दूसरा A2 डिफाइन करके 30 to 300 मिलीग्राम पर वो उसके हिसाब से, और A3 में क्या होगा, मोर देन 30 मिलीग्राम
जो होता है इसका अगर लॉस हो जाए, ठीक है, यूरिन एल्ब्यूमिन अपॉन यूरिन क्रिएटिनिन। अभी क्लिनिकल फीचर्स को कैसे इसका डिफाइन करते हैं, तो क्लिनिकल फीचर याद करने के लिए एक मेमोनिक मैंने बता दे रहा हूँ आपको, मैड हंगर करके याद कर सकते हो। इससे सारा तुम्हारा जो है क्लिनिकल क्रोनिक रीनल फेलियर के जो है तुम्हारे ये कवर हो जाएंगे क्लिनिकल फीचर सारे। तो एम से क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एम ए से हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। डी से तुम्हारा डिस्लिपिडीमिया हो सकता है। एच से तुम्हारा हाइपरकैलेमिया हो सकता है। यू से तुम्हारा यूरेमिक फीचर्स। यूरेमिक फीचर्स में बेसिकली मैं यूरेमिया के आगे अलग से एक टॉपिक डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली यूरेमिक फीचर्स में नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, अल्टर्ड सेंसोरियम आता है, ठीक है। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया जो भी तुम्हारे यूरेमिक फीचर्स हो सकते हैं, यूरिया के कलेक्शन से जितने फीचर्स आ सकते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है, अल्टर्ड सेंसोरियम, ये सब हो सकता है इस बंदे को, ठीक है ना। सोडियम वाटर रिटेंशन होगा क्योंकि भाई क्रॉनिक रीनल फेलियर है, वो मतलब सोडियम वाटर का रिटेंशन करा सकता है, ठीक है। ग्रोथ रिटार्डेशन करा सकता है। ऑब्वियसली एरिथ्रोपोइटिन का फेलियर, अभी क्रॉनिक रीनल फेलियर में जा गया तो एरिथ्रोपोइटिन की हो सकता है सिक्रीशंस भी कम हो जाए, ठीक है ना। तो उसके कारण से एरिथ्रोपोइटिन के फेलियर भी होने लगेगा बंदे को, ठीक। आर से क्या होगा, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी हो सकता है इस बंदे को, ठीक है ना। कुछ और क्लिनिकल फीचर्स जैसे कि हेडेक, डिक्रीज एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन, इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिनिन ये बढ़ जाएगा, इडीमा एनीमिया हो जाएगा, जीएफआर कम हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, ओलिगो यूरिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं इस पेशेंट पे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराओगे। तो सीरम यूरिया क्रिएटिनिन कराओगे, सीबीसी कराओगे, यूरिन एनालिसिस कराओगे, ठीक है, सीरम एल्ब्यूमिन लेवल कराओगे, लिपिड प्रोफाइल, रीनल यूएसजी ये सब करा सकते हो कि क्रिएटिनिन का दिखा लिया, यूरिया लेवल दिखा लिया, ठीक है ना, लिपिड प्रोफाइल दिखा लिया, एल्ब्यूमिन दिखा लिया, सीबीसी करा लिया और रीनल यूएसजी करा लिया। तो इससे क्या होगा, डिफाइन करेगा। अब मैनेजमेंट में क्या है, G1 to G3 के लिए सबसे पहले एक मेमोनिक है, याद कर लो कि ABCDE याद कर लो, ABCDE फिर, ठीक है ना। तो HbA1c को सबसे पहले तो 7 से कम रखो क्योंकि इंसुलिन अगर देखो HbA1c जो है अगर को 7 से कम करना है, रखना है ताकि ग्लूकोसूरिया भी ना हो जाए। उससे क्या है कि ज़्यादा दिक्कत ना बंदे को हो। तो क्या करना है कि हमने इंसुलिन दे देना है बंदे को। बीपी कंट्रोल में रखना है तो ARB और ACE इनहिबिटर्स दे सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखता है तो स्टैटिन दे सकते हैं। डी से तुम्हारा विटामिन डी देना पड़ेगा। ई से एरिथ्रोपोइटिन बाहर से देना पड़ेगा तुम्हें एनीमिया के केसेस में। और हाइपरकैलेमिया को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें पाइटीरोमर देना पड़ेगा ताकि हमारा हाइपरकैलेमिया करेक्ट हो जाए। टू करेक्ट ठीक है ना, पाइटीरोमर दे सकते हो तुम। G4 G5 में अगर केस में चलाए गए मतलब कि लगभग मान लो कि 15 से 29 या 15 से कम का अगर तुम्हारा GFR हो गया तो क्या कर सकते हैं, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए जाएंगे जिसमें डायलिसिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन गो फॉर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। और इसके अलावा तुम इसमें डायलिसिस के अलावा तुम एलोजेनिक किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हो। तो रीनल रिप्लेसमेंट बेसिकली क्या क्या है, डायलिसिस के लिए तुम चले जाओ 3 times a day और एलोजेनिक किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सोचो। तो ये बात रही आपकी क्रोनिक रीनल फेलियर के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।